हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्ज़ाम पॉइंट। फ्रेंड्स, ये वीडियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से रिलेटेड है और इस वीडियो में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से रिलेटेड सभी बिंदुओं को शामिल किया गया है। ये जैसे कि कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे किया जाता है और किस में क्या होता है। आज चलिए इसके बारे में इसमें पढ़ लेते हैं। और अगर आपने वीडियो को फ्रेंड्स शुरू से अंत तक देखा तो मुझे उम्मीद है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से रिलेटेड जो भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं आप आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद कर पाएंगे। और मैंने लास्ट में इसमें प्रश्नों को कुछ शामिल किया है, आप उन प्रश्नों को भी देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों देखते हैं आकलन मूल्यांकन। देखिए, आकलन क्या होता है। आकलन असेसमेंट यानी किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। तो फ्रेंड्स, हमारा जो संबंध है बच्चों से रिलेटेड है, क्योंकि तो हम किसके बारे में जानकारी इकट्ठे नहीं, किसका आकलन करने के लिए जा रहे हैं हम लोग, बच्चों का। तो मैंने लिखा भी ब्रैकेट में कि हमें इसमें बच्चों का आकलन करना है और बच्चों के संबंधित जानकारी इकट्ठा करनी है हमको। और ये अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर चलती जैसी रहती है। जैसे मान के चलिए कि एक साल में बच्चे के जब भी आप कोई चैप्टर, यूनिट कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो बच्चे का आप निरंतर आकलन करते रहते हैं। वही आपका आकलन यानी सतत आकलन कहलाता है। यानी कंटिन्यू जिसको बोलते हैं कि कंटिन्यू कोई चैप्टर पढ़ाया, कोई यूनिट पढ़ाई, उसके बाद में उसका आकलन कर लेना, यानी उसका टेस्ट ले लेना कि बच्चा कौन बच्चा कितना याद कर रहा है और कौन कितना कमज़ोर है। इस सभी की जानकारी आप इस असेसमेंट के द्वारा कर सकते हैं। देख लेते हैं फ्रेंड्स। और आकलन, देखिए आकलन क्या है फ्रेंड्स, कि आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है। आकलन अधिगम को सुधार करने का एक अच्छा तरीका है। यानी अगर कोई बच्चे में कमी है तो उसको आप पता करके उसमें सुधार कर सकते हैं। आकलन करने का मुख्य उद्देश्य है फ्रेंड्स, विद्यार्थी को जो भी कंसेप्ट यानी में कन्फ्यूज़न है तो आप उसको दूर करना, यही आकलन का उद्देश्य है। आकलन को आप समझ सकते हैं कि क्लास के दौरान निरंतर जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसमें अगर किसी बच्चे की कोई कमी निकलती है तो उस कमी को दूर करना इससे आसान हो जाता है। नेक्स्ट है कि आकलन कितने प्रकार का होता है फ्रेंड्स। तो आकलन आपका दो प्रकार का होता है, रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन को फ्रेंड्स फॉर्मेटिव असेसमेंट आप कोशिश करें कि जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप उसको ध्यान दें क्योंकि वो चेंज नहीं होता। इंग्लिश में थोड़ा हिंदी में थोड़ा वर्ड्स चेंज हो सकते हैं। तो सुमेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट दो प्रकार के होते हैं। अब पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स कि रचनात्मक आकलन किसे कहते हैं। रचनात्मक आकलन जो होता है दोस्तों, वह होता है यानी बच्चे को पढ़ाने के दौरान किया गया आकलन ही रचनात्मक आकलन कहलाता है। यानी जो भी आपने कक्षा में एक चैप्टर पढ़ाया, जैसे मैंने अभी आपको ये आकलन के प्रकार बताए और मैं आपसे तुरंत पूछने लगूं और मैं इसका टेस्ट ले लूं और उसके बाद में किसी बच्चे में अगर कोई कमी पता चलती है कि सर ने 2 बताए थे और उसे केवल 1 ही पता चला, तो वो पता चलेगा कि किस बच्चे में हमारे कितना IQ लेवल है और कौन सा बच्चा हमारी बातों को ध्यान से उसने सुना है। तो इन सभी चीज़ों को आप तुरंत जो भी क्लास खत्म होने के बाद या क्लास में ही आप इसका आकलन कर सकते हैं। उसी को आकलन कहा जाता है, रचनात्मक आकलन। और ये परीक्षा में अक्सर पूछा जा सकता है क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं, हम जो इस कंसेप्ट को पढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारी शिक्षण जो कह सकते हैं कि शिक्षण के दौरान किया जाता है, तो ये बहुत ज़रूरी है रचनात्मक आकलन। और ये बच्चे के बारे में जानने का एक सबसे अच्छा तरीका या आकलन है, सबसे अच्छा तरीका। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स।
और इसके बारे में देख लेंगे कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और इसका महत्व क्या है। एक स्लाइड के द्वारा यहाँ देख लेते हैं, आपको थोड़ा सा और ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। तो कब होता है फ्रेंड्स कि ये पूरे पाठ्यक्रम के दौरान, इसका मतलब है कि जब भी आप पढ़ाएंगे तो आप उसके दौरान इस आकलन को किया जाता है। अगर इस तरीके से प्रश्न पूछ लें कि कक्षा शिक्षण के दौरान या पूरे पाठ्यक्रम के दौरान लगातार किया जाने वाला आकलन निम्न में से कौन सा है, तो आप आराम से उसका उत्तर निकाल सकते हैं, रचनात्मक आकलन। दूसरा देख लेते हैं, ये क्यों किया जाता है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स हम, रचनात्मक आकलन की। ये क्यों किया जाता है, यानी बच्चों की कमियां पहचानना और अधिगम में सुधार करना। और फ्रेंड्स कैसे करते हैं इसको, इसके बारे में भी थोड़ा सा है कि ऐसे तरीकों के माध्यम से करते हैं जो विशिष्ट छात्र एवं आवश्यकताओं का समर्थन करते हों। यानी बच्चों को हमें ऐसे असिस्ट करना है जिससे कि सभी का आकलन आसानी से हो सके। इसका महत्व क्या होगा कि इस आकलन का करने का महत्व क्या होगा, इससे क्या होगा फ्रेंड, छात्रों के अधिगम को इम्प्रूव किया जा सकता है इससे। तो कब, क्यों, कैसे और इसका महत्व क्या है आप समझ चुके होंगे। मैंने छोटी सी स्लाइड में पूरा समावेश शामिल कर दिया। और फ्रेंड्स क्या है कि छात्रों के अधिगम और अभ्यास करने में मदद करना ही रचनात्मक यानी शिक्षक का दायित्व बनता है। अगला है फ्रेंड्स योगात्मक आकलन, जो कि अभी हमने पीछे देखा था। आकलन दो प्रकार के होते हैं, रचनात्मक और योगात्मक। तो योगात्मक आकलन क्या होता है, ये फ्रेंड्स साल के अंत में किया जाता है। साल के अंत में कैसे करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले अर्धवार्षिक हम लोग जब पढ़ते थे तब चलती थी अर्धवार्षिक परीक्षाएं और वार्षिक परीक्षाएं। अब तो सत्र परीक्षाएं भी शुरू होती हैं। तो दो हमारी सत्र परीक्षाएं होती हैं और एक 6 मंथ और फिर वार्षिक। तो अर्धवार्षिक यानी ये साल के अंत में छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करना ही योगात्मक आकलन कहलाता है। जैसे कि ईयरली या हाफरली एग्जाम, कोई भी स्टैंडर्ड टेस्ट कर देंगे, मानकीकृत परीक्षण, या ये आप ध्यान रखिए कि रचनात्मक आकलन शिक्षण के दौरान और योगात्मक आकलन समेटिव जो असेसमेंट है वह साल के अंत में जो परीक्षाएं होती हैं उसके द्वारा लिया जाता है। तो ये साल में एक बार, या आपका हो सकता है कि हाफरली और वो भी आपका कह सकते हैं कि सोमेटिव असेसमेंट ही माना जाएगा। लेकिन कक्षा के दौरान जो एकदम से हम टेस्ट लेंगे वो आपके रचनात्मक आकलन में आएंगे। अगला है फ्रेंड्स सीखने के लिए किया जाता है। देखिए आकलन जो होते हैं ये सीखने के लिए, ये क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये कौन कौन से हैं, ये 3 है फ्रेंड्स। असेसमेंट फॉर लर्निंग, दूसरा है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। तो देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग ये जो किया जाता है, ये जो फ्रेंड है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये होता है शिक्षण प्रक्रिया के लिए। जब शिक्षण प्रक्रिया चल रही है, शिक्षक कर रहा है, तब उस दौरान असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी के लिए। और फ्रेंड्स असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है आपका, वह होता है वर्ष के अंत में जो परीक्षा जो भी शिक्षण किया गया है वर्ष 1 साल में एक बार, तो वह कहलाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और असेसमेंट एज लर्निंग फ्रेंड्स ये एक सेल्फ असेसमेंट भी है। इसमें शिक्षक और छात्र स्वयं अपना मूल्यांकन कर सकते हैं या विद्यार्थी मिलकर के इसमें अपना मूल्यांकन करते हैं। तो फ्रेंड्स इसको सेल्फ असेसमेंट भी बोलते हैं। सेल्फ असेसमेंट जैसे कि मैंने नीचे भी लिखा है इसको ये शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, और फ्रेंड्स ये वर्ष में यानी वर्ष के अंत में, और ये सेल्फ। आप इतना तीनों ध्यान रखें, असेसमेंट फॉर लर्निंग शिक्षण के लिए, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग वर्ष के अंत में आकलन के लिए, और एज लर्निंग मीन्स सेल्फ असेसमेंट करने के लिए। तो तीनों आपको पता चल गए होंगे। संक्षेप में मैंने इसको आपको समझा दिया है। नेक्स्ट है दोस्तों
मूल्यांकन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मूल्यांकन के बारे में देखिए, आप जब पढ़ेंगे आप तो इसके बारे में कि मूल्यांकन के बारे में आप देखेंगे। देख लेते हैं दोस्तों मूल्यांकन के बारे में कि मूल्यांकन क्या है। किसी वस्तु व्यक्ति के गुण दोष का विवेचन करके उसके संबंधों में सही निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन फ्रेंड्स मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। इसमें देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मेजरमेंट यानी मापन और आकलन दोनों शामिल होते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था असेसमेंट आकलन के बारे में, और यहाँ मैंने मापन भी लिखा है फ्रेंड्स। तो मापन के बारे में भी समझ लेते हैं कि मापन होता क्या है। तो देखिए मापन जो किया जाता है किसी का, अगर हम देखेंगे तो जो कि मात्रात्मक रूप में मापन किया जाता है। जैसे कि अभी हम सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपका मापन किया जाएगा कि अगर आप 90 नंबर लाएंगे तो आप पास माने जाएंगे, और अगर 90 नंबर से कम लाते हैं जनरल कैटेगरी में तो आपको पास नहीं माना जाएगा। तो ये एक मापन हो जाता है इसका, यानी मात्रात्मक रूप से जिसका मापन किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, तो वह मापन कहलाता है। अब देख लेते हैं कि मूल्यांकन में मापन और असेसमेंट, जो कि अभी हमने पढ़ा है, असेसमेंट कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, रचनात्मक और योगात्मक, जो कि अभी हमने आपने पीछे देखे थे। तो अब देख लेते हैं कि मूल्यांकन में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो मूल्यांकन जो होता है फ्रेंड्स, किसी के गुण दोषों का पता लगाना। कोई भर्ती निकलती है, उसमें फॉर्म भरे जाते हैं, उस जो असेसमेंट जो मूल्यांकन करने वाला है उसमें असेसमेंट मात्रात्मक गुणात्मक यानी उस सभी प्रकार के पक्षों को शामिल करने के बाद में मूल्यांकन किया जाता है। तो मूल्यांकन है क्या फ्रेंड्स? देखिए एक स्लाइड है, मैंने स्लाइड से समझाता हूं आपको, आप स्लाइड देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने एक स्लाइड डाली है, अब आपको समझ में आ रहा हो या अभी नहीं आ रहा तो मैं समझा देता हूं आपको। देखिए मैंने सबसे पहले लिखा है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन किसको कहते हैं फ्रेंड्स? जिसको कहते हैं कि मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में मैंने सबसे बड़ा जो सर्कल बनाया फ्रेंड्स वो मूल्यांकन है, यानी मूल्यांकन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। मूल्यांकन के अंदर आपके असेसमेंट भी आता है और आपका मेजरमेंट, और इसको हम किसके द्वारा माप सकते हैं? टेस्ट, जो भी टेस्ट के द्वारा लिया जाएगा, जिसका पहले देखिए टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद मेजरमेंट होगा, फिर असेसमेंट होगा और फिर आपका मूल्यांकन कर लिया जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस चलती है। सबसे पहले कोई टेस्ट होगा, उसका मेजरमेंट होगा, मेजरमेंट के बाद में आपका उसमें असेसमेंट मान लो, और फिर उसके बाद में आपका इवैल्यूएशन पूरा कर दिया जाएगा, यानी गुण दोष पूरे फाइंड आउट कर लिए जाएंगे। और उसके बाद में आपको एक जो भी रिपोर्ट कार्ड है या जो भी आपका है वो आपको दे दिया जाएगा। ऑलराउंड डेवलपमेंट का जो रिपोर्ट कार्ड होता है वो प्रोवाइड करा दिया जाता है बच्चे को। तो हम यहाँ संदर्भ में बच्चे के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो हमारा जो केंद्र बिंदु रहेगा बच्चा रहेगा। और देखिए फ्रेंड्स जब भी आप जो यूपी टेट, सी टेट या अदर स्टेट के टेट जो भी हैं वो सब डिपेंड करते हैं फ्रेंड्स बच्चा ही के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो बच्चे से रिलेटेड बच्चा हमारा बिल्कुल सेंटर में, तो बच्चे को आधार मानकर ही आप प्रश्नों के उत्तर दें। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगी कि इवैल्यूएशन में असेसमेंट, मेजरमेंट दोनों शामिल होते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई टेस्ट लिया जाता है तो उसका मेजरमेंट किया जाता है। कोई टेस्ट लिया, कितने नंबर आए, असेसमेंट करने का उसमें आकलन कर लिया कि किन किन चीज़ों में रचनात्मक, योगात्मक, और फिर आपका लास्ट में वही बन जाता है इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन के बारे में कुछ आप समझ चुके होंगे। चलिए देखते हैं आप मूल्यांकन की विशेषताएं, कि इसकी विशेषताएं क्या है मूल्यांकन की। देखिए फ्रेंड्स मूल्यांकन वैध होना चाहिए। जो भी मूल्यांकन हम कर रहे हैं वो एक वैलिड होना चाहिए। मूल्यांकन जिसका भी कर रहे हैं, बच्चे का कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स वो विश्वसनीय होना चाहिए। मूल्यांकन व्यावहारिक होना चाहिए और वस्तुनिष्ठता हो फ्रेंड। जिस मूल्यांकन में एक अगर आपने पूछा है कि
भारत का राष्ट्रीय झंडा क्या है, उसका नाम क्या है। तो बच्चा एक ही उत्तर होगा और वही उसका जवाब देगा, तो और परीक्षा का प्रभाव ना पड़ता हो, यानी सटीक आंसर निकलता हो, ऐसी परीक्षण हो, वस्तुनिष्ठता बनी हो, व्यापकता हो, यानी सारे जो गुण हैं इसमें सारे गुणों का मापन होता हो, उसका गुण, यानी उसकी भावात्मक, रचनात्मक और आपके कह सकते हैं कि योगात्मक सारे गुणों को शामिल करके व्यापकता उसके अंदर होनी चाहिए। या कह सकते हैं कि उस जो भी हम परीक्षा ले रहे हैं बच्चे की मापन करने के लिए, उसमें व्यापकता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, मूल्यांकन सही होना चाहिए, व्यावहारिक होना चाहिए, मूल्यांकन आपका विश्वसनीय हो और उसकी वैधता हो। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, देखिए ये क्या है फ्रेंड्स, ये जो किस पर आधारित है, किसने शुरुआत करी इस प्रणाली की, तो ये आप मान के चलें जो आपकी CBSE है, जो कि CTET का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसका ये एक उसी के द्वारा लागू की गई ये एक प्रक्रिया है कि बच्चे का पूरा ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो उसका। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक प्रणाली है जिसको CCE चाइल्ड लिखा भी है यहाँ पे, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE आधारित आकलन है, जिसे CBSE जैसे शैक्षिक बोर्ड द्वारा छात्रों के विकास के हर पहलू का सतत आधार पर मूल्यांकन करने के लिए शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स आप ये मान के चलिए कि इससे तो प्रश्न आने ही आने हैं, क्योंकि ये खुद CBSE ने शुरुआत की है इसकी, तो इससे रिलेटेड प्रश्न तो जरूर आपकी परीक्षा में आएंगे, आप इसको पढ़ना ना भूलें। अगला है दोस्तों इसी से रिलेटेड कि CCE इसलिए जरूरी है ताकि जल्दी जल्दी होने वाली गलतियों की जगह कम अंतराल पर होने वाली गलतियों को सुधारना, इसलिए CBSE ने इसको लागू किया कि इससे हमें बच्चे जो जल्दी जल्दी गलतियां करते हैं उनकी जगह बच्चे कम अंतराल, यानी उन जो जल्दी जल्दी गलतियां करेंगे, अगर हमें पता चल जाएगी कि बच्चा गलती कहाँ कर रहा है तो उसको सुधारा जा सकता है और गलतियों को कम किया जा सकता है। इसीलिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो चैप्टर है CBSE ने शुरू किया है। तो इससे तो प्रश्न बनता है और जरूर आएगा फ्रेंड्स, चाहे आप देख लेना परीक्षा में। अगला है फ्रेंड्स स्कूल बेस्ड असेसमेंट। देखिए विद्यालय आधारित आकलन, ये क्या होता है फ्रेंड्स कि विद्यालय आधारित आकलन से तात्पर्य छात्रों के अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों द्वारा अपनी कक्षा में किए गए मूल्यांकन से है, यानी बच्चों के विद्यालय आधारित आकलन से। देखिए इसका मतलब है कि स्कूल बेस्ड है तो जाहिर सी बात है कि अगर शिक्षक कक्षा में शिक्षण कर रहा है और उन्होंने जो भी शिक्षण किया उससे बच्चों के अधिगम मूल्य को ज्ञात करने के लिए शिक्षक अपनी कक्षा में कुछ मूल्यांकन पद्धतियों को अपनाएगा और उनका मूल्यांकन कर लेगा, जिससे कि उसे पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा कितना कमज़ोर है और वो कहाँ पर गलतियाँ कर रहा है। इसी को फ्रेंड्स स्कूल बेस्ड असेसमेंट कहा जाता है। कि इस इवैल्यूएशन में अध्यापक खुद के बने प्रश्नों के द्वारा बच्चों का आकलन करता है, बाहरी तत्वों का कोई रोल नहीं, यानी स्कूल के अंदर शिक्षक ने जो पढ़ाया उसी के प्रश्नों वो अपने प्रश्न बनाएगा और बच्चों से दे करके बच्चों को आकलन कर लेगा और उससे बच्चों का शिक्षक को पता चल जाएगा कि कौन से बच्चे ने कितना अच्छा किया है और किस बच्चे ने कितनी गलतियां की हैं। और गलतियों को सुधारना, लैस करना जो उद्देश्य है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का वही है कि बच्चे की जो जल्दी जल्दी गलतियां होती हैं उन गलतियों में कमी लाई जाए। तो इसलिए स्कूल बेस्ड जो आकलन है वो बहुत ही जरूरी है। अगला है जो टॉपिक हमारा टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के टूल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए पोर्टफोलियो, इसमें एक होता है पोर्टफोलियो, ये आपने काफ़ी सुना होगा। ये क्या है फ्रेंड्स कि एक प्रकार की ये फाइल होती है, जैसे कि ये फाइल होगी इस टाइप की बना करके बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट में एक फाइल बना दी जाती है और फाइल बनने के बाद में
जिसमें किसी बच्चे की एक निश्चित अवधि में किए गए कार्यों का संग्रह होता है। यानी जो भी बच्चा एक निश्चित अवधि में करेगा, पूरे साल में जो भी, मान के चलिए क्लास 2 में है तो क्लास 2 में जितने भी उसने कार्य किए हैं, सारी उपलब्धियां, जो कमियां हैं उसकी, वह भी रखी जाएंगी। उसमें सभी चीज़ों का संग्रह जो क्लास टीचर हैं वो कर देंगे और प्रगतियां और कमियों को भी रखा जाता है। पोर्टफोलियो से बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। इससे क्या कि व्यक्तिगत, पारिवारिक, यानी उसके पापा का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, और भी क्या करते हैं, सभी जानकारियाँ इसमें अंकित कर दी जाती हैं। और फ्रेंड्स, इससे क्या होता है, जब बच्चा क्लास 2 में था, क्लास 2 के अंदर जो भी उसने उपलब्धियां प्राप्त की इसमें अंकित कर दी जाती हैं। और जब क्लास 3 में बच्चा जाता है तो क्लास 3 की मैडम क्लास 2 की मैडम से बच्चे की प्रोफाइल ले लेती हैं और उन्हें आसानी से पता चल जाता है कि बच्चा किन सब्जेक्ट में कमज़ोर है और कहाँ पर उसमें सुधार करना है। उसकी कह सकते हैं कि शैक्षणिक जो पृष्ठभूमि है वह कैसी है, इसके पिता का नाम क्या है, वो सारी जानकारियाँ इस पोर्टफोलियो में मिल जाती हैं। तो इसलिए एक बच्चे प्रकार की फाइल होती है और इसमें निश्चित अवधि की जो बच्चे की जो भी उसने उपलब्धियां प्राप्त की हैं उनका विवरण अंकित होता है। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं अगला टूल क्या है। देखिए, पोर्टफोलियो बनाने का मुख्य उद्देश्य बच्चे का मूल्यांकन करना है। इसका भी मूल्यांकन करना है क्योंकि उससे पूरा पता चल जाएगा पूरे साल की गतिविधियों के बारे में और बच्चे का एक मूल्यांकन हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये होते हैं फ्रेंड्स एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। इसमें क्या होता है कि बच्चे के व्यवहार से रिलेटेड, आपके बच्चे के व्यवहार से रिलेटेड और उसके स्किल से, एटीट्यूड से, एनी टाइप जो भी है उन सभी का रिकॉर्ड फ्रेंड्स इट्स एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में रखा जाता है। आप इसको इंग्लिश में याद करें। अगला है दूसरा कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स। ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। यानी इसमें बच्चे के जो है आपके व्यवहार से, स्किल से, एटीट्यूड से, एनी टाइप के जो भी उसमें व्यवहार है या जो भी जिस चीज़ में भी कमज़ोर है, वो सब चीज़ का रिकॉर्ड इसके अंदर रखा जाता है। दूसरा है फ्रेंड्स कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स। इसके अंदर क्लास से रिलेटेड रिकॉर्ड होते हैं। इसमें आपके जो भी उसके व्यावहारिक और जो उसके स्किल्स हैं उससे रिलेटेड है फ्रेंड्स एनेक्डोटल्स। और जो आपका कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स है इसमें बच्चे के क्लास से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। उसकी उपस्थिति कितनी है, उसने स्कूल में कौन सी उपलब्धि प्राप्त की है, यानी जो भी एकेडमिक होंगे वो सभी चीज़ें उसके कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स में रखी जाएंगी। रेटिंग स्केल में क्या होता है फ्रेंड्स कि रेटिंग, बच्चों को रेटिंग दे दी जाती है। रेटिंग स्केल से क्या फ़ायदा होता है कि मान लीजिए कि बना देंगे कि 4 बच्चे हैं, जैसे ये 4 बच्चे हैं, ये आपके 5 या कह सकते हैं 30 नंबर लाते हैं और ये वाले बच्चे जो हैं ये लगभग 60 नंबर लाते हैं और ये लगभग 80 नंबर लाते हैं। तो इस तरीके से रेटिंग बन जाती है कि कमज़ोर बच्चों की और जो आपके एवरेज हैं और जो कह सकते हैं कि जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, इस तरीके से रेटिंग क्लास में कर ली जाती है और उनसे शिक्षक को आसानी हो जाती है बच्चों के मूल्यांकन करने में। तो फ्रेंड्स ये टूल हैं। अगला है कि रूब्रिक्स होता है फ्रेंड्स। रूब्रिक्स के द्वारा भी एक टूल है जो स्पष्ट रूप से लिखित से मौखिक तक की जो बच्चे की लिखित होती हैं और मौखिक भी किसी भी तरह के स्टूडेंट के काम के सभी घटकों का अचीवमेंट इंडिकेट करता है आपका रूब्रिक्स में। और एक होता है फ्रेंड चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में क्या होता है, एक चेकलिस्ट दी जाती है, उसमें बच्चे के केवल यस और नो में होता है ये। जैसे कि आपने खाना खाया तो यस और नो मैंने केवल लिखा है फ्रेंड्स खाने से। वैसे तो उसमें शिक्षा से रिलेटेड है तो जाहिर सी बात है अगर मूल्यांकन कर रहे हैं तो कक्षा से रिलेटेड होगा, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए केवल कि यस और नो में होगा इसलिए इसको लिया है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ टूल्स आकलन के। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स कुछ प्रश्न। जैसे कि पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है। देखिए उसने कहा नहीं दर्शाती है, निगेटिव है ऑलरेडी फ्रेंड्स। तो देखिए छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, वे कहाँ जा रहे हैं और वहाँ कैसे पहुँचे, सही बात है।
शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रक्रिया देते हैं। ये भी सही बात है, क्योंकि रचनात्मकता अभी हमने पढ़ी है कि शिक्षक कोशिश करता है रचनात्मक आकलन करने की। तो यहाँ ऑलरेडी प्रश्न जो है फ्रेंड, देखिए ये प्रश्न आपको बहुत ढंग से या ध्यान से पढ़ने हैं। जो नेगेटिव वाले होते हैं ये हमारे अक्सर गलत हो जाते हैं, तो आप इनको जरूर ध्यान रखें। तो देखिए तुलना जो कर रही है कि प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। तो फ्रेंड देखिए जहाँ तुलना वगैरह जो शब्द होते हैं, शिक्षक का जो कार्य होता है समानता, समान का व्यवहार करना, समावेशी रखना, तो तुलना तो हमें करनी है ही नहीं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य मुख्य रूप से बढ़ावा देना है। बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा या शिक्षकों के बीच प्रतिस्पर्धा, बच्चों के बीच अकादमिक उत्कृष्टता या समावेशी शिक्षा। क्या आंसर होगा दोस्तों इसका? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वह होगा हमारा, कह रहे हैं कि बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा, तो ये समावेशी जो शिक्षा है फ्रेंड्स, यही हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो 4 नंबर पे लिखा है, जिसको डी भी बोल डी, यही हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स कि सटक हो गया, ये सतत है फ्रेंड्स। ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा पेश किया गया है? तो अभी हमने पीछे पढ़ा था ये किसके द्वारा पेश किया गया है, एनसीईआरटी, सीबीएसई, एनसीटीई या आरसीआई। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा था कि ये सीबीएसई ने अपना लॉन्च किया है, जो कि सतत एवं जो सीसीई है हमारा, सीसीई, ये सीबीएसई ने इसको प्रोवाइड कराया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर 2 नंबर पे जो लिखा है वही हमारा आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं, और फ्रेंड्स अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से रिलेटेड। यहाँ तो मैंने कम लिए हैं, अभी इससे पूरी रिलेटेड वीडियो आएगी फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव टाइप की ही, जिसमें लगभग हमारे 20 प्रश्न होंगे। और आप उन प्रश्नों को जरूर करके देखें, क्योंकि इससे कई सारे प्रश्न आपकी कक्षा में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें दोस्तों, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।